नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बाजार की खबर के साथ। इंट्राडे में आज निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई को छुआ, लेकिन 18,611 का नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार फिसला। लेकिन लगातार 2 कारोबारी दिन निफ्टी 18,500 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज निफ्टी 50 अंक चढ़कर 18,550 के लेवल पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई में आई तेजी ने बाजार में पूरा जोश भरा। ऑटो और एनर्जी शेयर भी भागे। बाजार में एक्शन की पूरी खबर दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा कि निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली और नए शिखर पर आज लेवल्स देखे गए निफ्टी के। अगर निफ्टी में तेजी की बात करें तो लगातार 5 दिन से तेजी दिख रही है और इसमें योगदान दिया रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों ने, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तर आज निफ्टी ने छुए और आज की जो क्लोजिंग थी वो भी एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। 18,500 के ऊपर बंद हुआ आज निफ्टी। अब आपको पहले आज के टॉप गेनर और लूजर कौन से थे ये पहले आपके सामने रख देते हैं। आज हमने देखा कि ऑयल एंड गैस शेयरों से काफी अच्छा सपोर्ट दिखा। बीपीसीएल, रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनियों के सपोर्ट के चलते आज निफ्टी में तेजी थी। इसके अलावा हीरो मोटो, टाटा कंज्यूमर और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज के निफ्टी के टॉप गेनर थे। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो मेटल शेयरों में आज थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। हिंडाल्को 2% नीचे था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और भारती एयरटेल भी करीब 1.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ आज दिन भर कारोबार करते हुए नजर आया। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो तेजी वाले सेक्टर्स में अगर ध्यान दें तो आज एनर्जी और ऑयल एंड गैस से काफी अच्छा सपोर्ट मिला। इसके अलावा इंफ्रा और ऑटो इंडेक्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। वही कमजोरी थी मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और पावर शेयरों में। आज हमने देखा कि कमजोरी के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आए। एक बार आपको बता देते कि मिड कैप में क्या हाल थे और इसमें आज देखिए श्रीराम सिटी यूनियन का स्टॉक हमने देखा कि जेके टायर यहां पर आज करीब 12% की तेजी थी। तानला सॉल्यूशंस, आरवीएनएल, एमएमटीसी, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में डिश टीवी, फ्यूचर रिटेल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, जिंदाल स्टील जैसे स्टॉक्स में आज मिड कैप स्पेस में कमजोरी देखने को मिली है। खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें तो आज क्लियरली हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों में शानदार तेजी थी। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स 4 से 6% का उछाल यहां पर देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड के बाद हमने देखा कि रिलायंस में आज अच्छी तेजी थी। इसके अलावा आज हीरो मोटो कॉर्प में भी शानदार तेजी देखने को मिली। ये स्टॉक भी आज खबरों में था और खबर निकल कर आ रही है कि 1 दिसंबर से कंपनी अपने गाड़ियों के दाम करीब 1,500 रुपए बढ़ाएगी। टायर स्टॉक्स में भी हमने देखा क्रूड में जो गिरावट आ रही है उसका फायदा यहाँ पर टायर शेयरों में लगातार मिल रहा है। लगातार एक तेजी बनी हुई है, 5 से 10% की तेजी आज यहाँ पर भी देखने को मिली। तो ओवरऑल आज तेजी का ही माहौल था और आज हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आज रिकॉर्ड स्तर पर आज हमें देखने को मिले। चले बढ़ते हैं आगे। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार कल एक अहम बैठक करने जा रही है। कल होने वाली बैठक में चर्चा के कई अहम मुद्दे होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुछ तकनीकी खामी की वजह से प्रकाश की रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा पाए। शक्ति नीति के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को 5 सालों के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने पर फोकस है। साथ ही कई राज्यों की बिजली कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को इस बात के विकल्प दिए हैं कि जरूरत के हिसाब से वो अतिरिक्त 4500 मेगावाट बिजली की खरीद जो है वो कर सकते हैं। शक्ति स्कीम के तहत एग्रीगेट पावर प्रोक्योरमेंट का विकल्प जो है वो दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसके हिसाब से ऐसे राज्यों को फायदा हो सकता है जिनके यहाँ डिमांड ज़्यादा है, पावर की सप्लाई कम है या पावर शॉर्टेज की स्थिति है। उनके पास विकल्प है कि वो अतिरिक्त पावर की खरीद कर पाएँ।
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4500 मेगावाट पावर के प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इनवाइट किए हैं और 1 अप्रैल 2023 से अतिरिक्त पावर की सप्लाई जो है वो राज्यों को की जा सकेगी। इसके अलावा कोयला मंत्रालय से इस बात की गुजारिश की गई है कि इस क्षमता को हासिल करने के लिए हर साल करीब 27 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की जरूरत होगी, लिहाजा इसकी सप्लाई की जाए। जिन राज्यों ने पावर प्रोक्योरमेंट में दिलचस्पी दिखाई है उस पर नजर डाल लेते हैं। इसमें दिल्ली शामिल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं और वहाँ की जो पावर यूटिलिटीज़ हैं वो शामिल हैं। तो जाहिर तौर पे इन राज्यों के कंज्यूमर्स को इसका फायदा होने जा रहा है। और इधर आरबीआई इस हफ्ते डिजिटल करेंसी का पायलट टेस्ट शुरू करने वाला है। ईटी नाव स्वदेश को मिली खबर के मुताबिक पायलट टेस्ट 8 बैंकों के साथ शुरू करेगा। इस पर और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, होलसेल बेस्ड सीबीडीसी की पायलट टेस्टिंग के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब तैयार है रिटेल सीबीडीसी की टेस्टिंग के लिए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये टेस्टिंग इसी हफ्ते शुरू हो सकती है और 8 बैंक हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन बैंकों का अगर नाम देखें तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, ये सारे बैंक्स इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स बनाए जाएंगे, न सिर्फ कस्टमर्स के बल्कि मर्चेंट्स के भी, ताकि इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू की जा सके। आपको याद होगा इसी तरीके से होलसेल बेस्ड सीबीडीसी का टेस्टिंग शुरू हुआ था और इसी तर्ज पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल सीबीडीसी की पायलट टेस्टिंग करने को तैयार है। एक बार ये टेस्टिंग का सिलसिला एक बार ख़त्म हो जाता है, सक्सेसफुल रहता है, उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विचार करेगा कि किस तरीके से जो रिटेल सीबीडीसी है वो आप और हम तक पहुंच सकती है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये इंटरऑपरेबल होगा बैंकिंग नेटवर्क से और साथ ही साथ यूपीआई से भी, यानी कि आपको अगर कोई पेमेंट करना है तो जो फिजिकल कैश में प्रॉब्लम होती है कि 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट या 5 रुपये का नोट और उसके बीच में आपको चेंज करने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम सीबीडीसी में नहीं होगी क्योंकि वो सीधे आपके अकाउंट से कट जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो कॉस्ट जो भी आ रही है वो फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेयर करने वाला है, ना कि बैंक्स। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों को भी चिट्ठी लिखकर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप में भेजने की अपील की है। फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खुलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। ऑटो सेक्टर और स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर। सरकार के फैसले के मुताबिक जो भी सरकारी वाहन हैं, चाहे वो राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड हो या फिर केंद्र सरकार के तहत, यहाँ तक कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी जो सरकारी वाहन हैं, अगर उन्होंने 15 साल की अपनी उम्र पूरी कर ली है तो उन गाड़ियों को सड़क से हटा दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे वाहन जिनके सरकारी वाहन जिनकी उम्र 15 साल हो गई है, उनके रजिस्ट्रेशन को दोबारा नहीं किया जाएगा। और ये जो फैसला है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस एक फैसले से कई दिशाओं में लाभ मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने से प्रदूषण में एक हद तक कमी आएगी। साथ ही साथ जो स्क्रैपेज के लिए ये वाहन जाएंगे तो कच्चे माल, सस्ता कच्चा माल भी मिल पाने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये लागू हुई थी और ये जो नीति है स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका मकसद यही है
है कि सड़कों से अनफिट गाड़ियों को हटाया जाए जो प्रदूषण फैलाती हैं, और इसके जरिए एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया जाए। यानी कि जब कच्चा माल मिलेगा तो ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, स्टील सेक्टर के लिए भी उस इकोनॉमी को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। इसके अलावा सरकार का इंटेंशन ये भी है कि स्क्रैपेज यूनिट भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्रैपेज सेंटर लगाया जाए। हालांकि इस दिशा में बहुत बड़ी मदद या सफलता अभी तक नहीं लगी है, लेकिन सरकार अपने इस इंटेंशन के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रही है। और इस दिशा में आपको बता दें कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ने लागू करी है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो 15 साल की उम्र निर्धारित है। यानी कि अगर गाड़ी ने 15 साल अपना समय सीमा पूरा कर लिया है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है, तो फिटनेस टेस्ट के फेल होने पे उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। जबकि प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये समय सीमा 20 साल है। अगर प्राइवेट गाड़ियों ने 20 साल की समय सीमा पूरी की है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है और फेल होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। हालांकि इस मामले में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर प्राइवेट गाड़ियाँ स्क्रैपेज सेंटर जाती हैं और फिर वो व्यक्ति अगर नई गाड़ी खरीदता है, तो राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य उसको सड़क टैक्स में 25% का टैक्स रिबेट दे सकती हैं। तो इस पूरे पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके। बढ़ते हैं आगे। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार कल एक अहम बैठक करने जा रही है। कल होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूरी रिपोर्ट देखिए, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कॉनकॉर के विनिवेश के लिए कल एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दीपम की जो इवैल्यूएशन सब कमेटी है उसकी एक अहम बैठक 11 बजे होने वाली है। इसमें कॉनकॉर के विनिवेश के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यूआई की क्या रूपरेखा होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह के हो सकते हैं, इस मसले पर चर्चा होगी और इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछले महीने कॉनकॉर के विनिवेश के लिए जिस रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्वेस्टर्स ने कई तरह की जानकारियां मांगी थी, उस मसले पर भी चर्चा होगी और उस फीडबैक और उस क्वेरीज के आधार पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो तय किए जाएंगे। यूआई की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट ने रेलवेज की जो लैंड लीज पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी है और उसके बाद कॉनकॉर की जो विनिवेश प्रक्रिया है वो रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। हालांकि सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि प्रक्रिया की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन कॉनकॉर का जो विनिवेश है वो अगले वित्त वर्ष में ही पूरा होता हुआ दिख रहा है। चले बढ़ते हैं आगे। कच्चे तेल में बिकवाली बढ़ती जा रही है। नवंबर में ब्रेंट क्रूड $18 से ज्यादा सस्ता हो चुका है। क्या है इस गिरावट की वजह? पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज भी तेज गिरावट ही दिख रही है। 3% से ज्यादा ब्रेंट क्रूड का भाव टूट चुका है। $81 के नीचे भी आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। 2022 के ऊपरी स्तर से बात करें तो करीब 70% तक दाम सस्ते हो चुके हैं और नवंबर में सिर्फ 7 नवंबर से अब तक क्रूड कीमतों में करीब 20% तक की गिरावट आ चुकी है। $99 का नवंबर में क्रूड का ऊपरी स्तर था, जो घटकर अब $81 के आसपास आ चुका है, यानी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह है चीन को लेकर जिस तरह से चिंता है, वहाँ पर डिमांड को लेकर कंसर्न है और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मंदी की भी चिंता गहराती जा रही है। तीसरी खबर ये है कि ओपेक प्लस का जो बैठक है, अगले हफ्ते जो बैठक होगी वहाँ पर किस तरह की पॉलिसी रहती है, उत्पादन को लेकर उनका क्या रुख रहेगा ओपेक प्लस कर, इस पर पूरे बाजार की नज़र है। साथ ही 5 दिसंबर से यूरोपियन यूनियन रूसी ऑयल पर भी पाबंदी लगाने वाले हैं, तो उससे रूस किस तरफ से रिएक्ट करता है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड के लिए काफ़ी अहम प्ले करने वाले हैं। लेकिन अब से सबसे ज़्यादा ध्यान अभी चीन को लेकर है। चीन जिस तरह की मांग घट रही है उसको लेकर चिंता है और वही वजह है कि क्रूड कीमतों में लगातार गिरावट दिख रही है। चले बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ गई है। इंडिगो की ये उड़ान कोलकाता के रास्ते ईटानगर से मुंबई जाएगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस उड़ान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया।
और अब बात गुजरात में रोजाना तेज हो रहे चुनाव प्रचार की। गुजरात में पहले फेज के मतदान के लिए अब केवल 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में गुजरात के चुनावी रण में अपनी ताकत दिखाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी की ओर से जहां पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता राज्य में 25 साल पुरानी अपनी सत्ता बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रोड शो के जरिए गुजरात में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 4 चुनावी जनसभाएं की। पीएम मोदी ने कच्छ के अंजार, जामनगर और गोवर्धनपुर, भावनगर के पलिताना और राजकोट में रैलियों का जिम्मा संभाला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, इसके साथ ही 4 और जगहों पर चुनावी कमान संभाली। वर्षों से हमारी परंपरागत रीत रही है कि हम पूरे हमारे विस्तार में केसरिया रैली लेके निकले, और वही आज भी हम कर रहे हैं, केसरिया रैली निकाल रहे हैं। बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी पूरी लाखों मत से जीतेगी, ऐसी हमारा जो प्लानिंग है। पिछले 2019 में 99,000 वोट आया था, इस बार लाख के करीब ऊपर निकलेंगे। पूरे के पूरी सीट जीतने वाले और अधिक मत से जीतेंगे। इधर गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी मैदान में पूरा जोर लगा रही है। नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैलियां कर रहे हैं और पीएम मोदी समेत बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। अहमदाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अछूतों में आते हैं और कोई हमारी चाय तक नहीं पीता। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार के सवाल पर भी बीजेपी और पीएम को घेरा। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड वार्ड फिर रहे, राष्ट्रीय नेता। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर रोजगार को लेकर सवाल किए तो बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से जुबानी काउंटर अटैक भी सामने आया। ये डायनेस्टिक सियासत और डिस्ट्रक्टिव विरासत आज डायलिसिस पे है, और जब डायनेस्टिक सियासत और डिस्ट्रक्टिव विरासत डायलिसिस पे होती है तो इस विरासत के जो लग्गू बग्गू लोग हैं वो इस तरह की बातें और इस तरह की भाषा बोलते हैं। हमारे लिए सेकुलरिज्म जो है वो समावेशी विकास का मसौदा है। इसके साथ ही साथ इनका सेकुलर सिंडिकेट है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? सेकुलर सिंडिकेट जो है वो उनका जो है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक। तो इन्होंने तो सेकुलरिज्म का जितना बड़ा नुकसान किया है, समाज का जितना बड़ा नुकसान किया है, समावेशी सोच का जितना बड़ा नुकसान किया है, उसके बाद ये झूठ की बात करते हैं। और जो भाषा बोली है वो मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का और संवैधानिक पदों का, संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लगी है, इसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हाल ही में मधुसूदन मिस्त्री, जो गांधी परिवार के करीबी है, उन्होंने प्रधानमंत्री के समाज को और प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हुए कहा था औकात दिखा देंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2014 और 2019 के चुनाव के समय तू चाय बेच, चाय वाला है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। बढ़ते आगे, और उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 6ठा दिन है। इस दौरान राहुल गांधी को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल साबेर रोड पर मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए। साथ ही राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए भी आज नजर आए। इस दौरान उनके पीछे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसी नेता दौड़ लगाते दिखे। वहीं इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी मेरी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।
और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। In association with BSC, experience the new. In association with ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, smarter steels, brighter futures. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग लाने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 आवर स्वदेश पर। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया। T2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। T2H डायरेक्ट टू हार्ट। पुत्र वीर कमाल दिखा अपना, कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी। वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत, ज्यादा किफायती, दिखे चकाचक, दिखे टकाटक। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। बटर आलू पराठा। जस्ट फॉलोइंग प्रोफेसर चिंटूज इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। ब्रेकफास्ट में होगा बटर आलू पराठा, लंच में बटर पनीर पुलाव और डिनर में बटर गोभी। पर बटर क्यों? क्योंकि टेस्ट के साथ ये इम्यूनिटी भी बनाए रखे। नया न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड, क्रीमी दूध से बना प्रोबायोटिक्स के साथ जो सपोर्ट करे इम्यूनिटी एंड इज सो वेरी टेस्टी। न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया। T2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। T2H डायरेक्ट टू हार्ट। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आगामी 2023-24 बजट से पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज से बात की हमारी सहयोगी मेघना मित्तल ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स में 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी की उम्मीद है। बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। मेरे साथ हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक वेटरन पॉलिसी मेकर, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद मेघना। सर, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ आपसे रेवेन्यू पोजीशन के बारे में जानने के लिए। जो हमने बजट में जो अनाउंस किया था, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर दोनों फ्रंट पर रेवेन्यू कलेक्शन चल रहा है। उस पर आपका क्या आउटलुक है? मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग बताना चाहूँगा। डायरेक्ट टैक्सेस में हमने पिछली बार 49% की वृद्धि की थी उससे पिछले वर्ष से, और इस वर्ष मुझे ऐसा आभास है आज आंकड़े देख के कि हम 25 से 30% इंक्रीज़ इस वर्ष भी दिखाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की थी 2 बार, एक बार नवंबर पिछले साल और एक बार मई इस वर्ष में, और साथ ही साथ कस्टम्स ड्यूटी हमने काफ़ी कमोडिटीज़ पे कम की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिगर्स देख के कि हम इन दोनों में भी ऑलमोस्ट बजट जो हमने रखा है आ जाएगा, और जीएसटी में जो है उसमें हमारी अच्छी वृद्धि होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हम जो हमने एस्टीमेट रखा था बजट में उससे ज़्यादा ही करेंगे। जी, क्योंकि हमने देखा है कि जो आरबीआई को जो डिविडेंड का एटलीस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू का पोर्शन था उसमें शॉर्टफॉल शायद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो काफ़ी कम आया था, 30,000 करोड़ के करीब आया था। वो कवर अप भी टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को करना पड़ सकता है। हाँ, मेरा ख्याल में आप ठीक कह रही हैं कि 30,000 करोड़ आया था आरबीआई से,
तो शायद अपेक्षा ज़्यादा रही होगी, तो हम इसको रेवेन्यूज़ जो ज़्यादा आए हैं वो मेरे ख्याल में उसको कवर अप कर लेंगे जो उसमें कमी है। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वैसे मैंने फिगर्स नहीं देखे हैं, कि डिविडेंड भी इस बार ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा डिविडेंड अगर देंगे तो वो भी कमी की भरपाई कर पाएगा। विंडफॉल टैक्स की अगर बात करें जो गवर्नमेंट ने इसी साल ही लगाया था, उस पर भी जो ग्लोबल क्रूड प्राइस के लेवल्स थे उस समय हमने देख रहे हैं कि काफ़ी कम लेवल्स पर आ चुके हैं। तो क्या अपॉर्चुन टाइम रहेगा ये विंडफॉल टैक्स को घटाने का? कोई लेवल है ग्लोबल क्रूड प्राइसेस का आपके माइंड में? मेघना, जो विंडफॉल टैक्स है वो हर 2 हफ्ते के बाद ऊपर नीचे होता रहता है, क्रूड पे भी, पेट्रोल डीजल और ATF पे भी। तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में है, डॉलर और रुपी का क्या एक्सचेंज रेट है। तो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कमी आती है तो विंडफॉल टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। सारा आइडिया ये था कि अगर कंपनीज़ को विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं तो उस पर विंडफॉल टैक्स लगना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम विंडफॉल टैक्स को लगा रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि अब $85 अगर आ गया है तो मुझे लगता है कि वो और कम होता चला जाएगा। और अगर ये कम होता है तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उस पर जो असर हो रहा है हाई प्राइसेस का वो नहीं होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आएगा। तो वो इकोनॉमी के लिए शायद ज़्यादा बेटर होगा। इससे अच्छा कि हम कुछ 1000 करोड़ रुपया इस टैक्स से ले लें। बिल्कुल। कैपिटल गेन्स टैक्स पे चेंजेस लाने के लिए जो अभी काफ़ी डिबेट और स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, आपने ही पिछले बजट के बाद पूरा डिस्कशन जो इनिशिएट करा था, आपको लगता है कि आप सही टाइम आ गया है कि जो होल्डिंग पीरियड है या जो टैक्स डिफरेंट टैक्सेशन है तीनों सेगमेंट्स पर, उस पर थोड़ी सी पैरिटी लाई जाए? टाइम आ गया नहीं आ गया तो जो बजट बनाने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारा कैपिटल गेन स्ट्रक्चर और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस पर हमारी डिबेट होनी चाहिए, लोगों के व्यूज़ आने चाहिए, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि बजट के टाइम पे क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, हर एक ये कहता है कि ये आप मेरा ये अगर इक्विटी में 12 महीने है तो प्रॉपर्टी में भी 12 महीने कर दीजिए, ज्वेलरी पे भी 12 महीने कर दीजिए। तो वो डिस्कशन थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है उस टाइम पे, बजट के टाइम पे। तो इसलिए ये था कि अगर पूरे साल में हम डिस्कशन कर सकें, दोनों साइड की बात को सुन सकें, तर्क दे सकें, तो शायद इसमें कोई नतीजा निकल आएगा। इस बार होता है या नहीं होता है ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ इसमें होना चाहिए, ये आवश्यक है। ऑनलाइन गेमिंग पर भी काफ़ी जो टैक्स एवेशन देखा जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों की तरफ से नोटिसेस गए हैं कंपनीज और विनर्स दोनों को, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा है कि अभी नोटिसेस भी गए हैं ऑनलाइन गेमिंग में। तो मुझे लगता है कि जो सामने तथ्य आए हैं हमारे, उसके बेसिस पे अगर हम कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकें या बजट में अगर किसी लेजिस्लेशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत हो तो शायद वो देखने की ज़रूरत है, ताकि ना कन्फ्यूजन प्लेयर्स को हो, ना कन्फ्यूजन प्लेटफॉर्म को हो, ना कन्फ्यूजन गवर्नमेंट को हो कि डायरेक्ट टैक्सेस कितने आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आने चाहिए और कैसे आने चाहिए। क्या कोई नई लॉ की ज़रूरत पड़ेगी इसको स्ट्रीमलाइन करने पर, या जो एग्जिस्टिंग जो लॉ हैं उनको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, मेरा ख्याल में ये देखा जा सकता है, मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया है, पर या तो लॉ में थोड़ा चेंज करके हो सकता है या कोई क्लैरिफिकेशन से हो सकता है, पर इतना कठिन कार्य नहीं है। और हमारे लिए तो बजट में लॉ हर बार चेंजेस हम करते ही हैं, तो जो बजट बना रहे हैं वो इस विषय को देख सकते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। जो जीएसटी की जो जीएम बनी थी ऑनलाइन गेमिंग पर, उनको भी जीएसटी का रेट सजेस्ट करना था कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग के लिए, जो अपेरेंटली नेक्स्ट वीक तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। पर सुनने में आ रहा है कि उस जीएम में भी कोई कंसेंसस नहीं बन पाई है जो वैल्यूएशन मैकेनिज्म है उसको लेकर। तो अब जीएसटी काउंसिल के पास क्या ऑप्शन बचेगा? तो मेघना, हम भी आपसे ही सुन रहे हैं कि शायद कंसेंसस नहीं हो रहा है। मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि उनकी रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं आई है।
लेकिन अगर कंसेंसस नहीं भी है तो इसमें ऐसा कोई अर्थ शेकिंग बात नहीं हो रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो काउंसिल के सामने आएगी और काउंसिल जो एक बड़ी बॉडी है जिसमें सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसको डिस्कस करके कोई ना कोई फ़ैसला ले सकते हैं। आज तक हमने मेरे ख्याल में 600 या उससे ज़्यादा फैसले काउंसिल में लिए हैं और केवल एक को छोड़ के बाकी किसी पे भी वोटिंग नहीं हुई है। तो जो बैठते हैं वहाँ मेंबर्स, उनकी विजडम पे हमें विश्वास होना चाहिए कि वो इस पर भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो काफ़ी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स भी हुए हैं इस साल। हमने देखा है फिस्कल, चाहे वो फिस्कल फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो या फिर फूड सब्सिडी हो, उसको देखते हुए कितना मुश्किल रहेगा सरकार के लिए 6.4% टारगेट पर बने रहना? इस बार जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम रेवेन्यूज़ हमारे बॉयंट हैं, ये बात आपकी सही है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी भी थोड़ी सी आई है। तो अगर ये देख भी लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिस्कल डेफिसिट पे स्टिक करेंगे और हम 6.4 को डेफिनेटली स्टिक कर पाएंगे रेवेन्यू की बॉयंसी को देखते हुए, और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसमें आ जाएंगे, समा जाएंगे। अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या रुपी का जो डेप्रिसिएशन देखा जा रहा है, उसको देखते हुए जो आने वाले बजट में क्या फोकस रहना चाहिए आपके हिसाब से गवर्नमेंट का? ये तो अभी मेरे ख्याल जो बजट बनाएंगे वो सोचेंगे कि क्या फोकस रहना चाहिए। मेरे लिए कहना बहुत कठिन होगा और उचित भी नहीं होगा कि मैं उसके फोकस के बारे में बताऊं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, ये एरियाज़ होंगे जिस पे कि सावधानी से और सरकार अपने कुछ इंडिकेशंस देगी, जिससे कि एक तरफ हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ और दूसरी तरफ हम इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर पाएँ ताकि ग्रोथ रेट हमारा हेल्दी रहे और अच्छा रहे। हाल ही में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ सीतारमन जी ने मुलाकात की, प्री बजट मीटिंग जो होती है। काफ़ी सारे स्टेट्स ने एक मांग करी है कि जो पेंडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन उनका ड्यू है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। 17,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किया है। तो कितना पेंडिंग अमाउंट बचा है इसका, इस पर अगर कुछ जानकारी है तो, और कब तक क्लियर करने का एम है? मेघना, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन सेस से दिया जाता है। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है इसको देने की। तो जिस तरह से ये डिस्कोर्स आता है मीडिया में कि कब भारत सरकार इसको देगी, तो जो सेस में पैसा इकट्ठा होता है वही कॉम्पनसेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने रिसोर्सेज से ये कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और जो लॉ बना था उसमें भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काम किया है कि जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस साल हमारा जितना कॉम्पनसेशन सेस इकट्ठा होगा मार्च तक, वो अभी से ही पे कर दिया है और वो कलेक्शन अभी दिसंबर से मार्च माह में भी होगी। तो एडवांस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पे कर दिया है। तो 17,000 करोड़ दे दिया है। मेरा ख्याल में अब कोई ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15,000 करोड़ बचा होगा। बाकी ऑलमोस्ट सारा पैसा जितना भी 5 साल का कॉम्पनसेशन था वो सारा का सारा पे हो गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की बोर्ड बैठक के बाद हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा से खास बातचीत की। इस दौरान देवाशीष पांडा ने कहा कि आने वाले समय में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने पर फोकस करेंगे। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और इस समय मैं हूं हैदराबाद के IRDA के हेड ऑफिस में और मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए 18 हाउस संदेश। नमस्कार। सर, आपसे मैं यही समझना चाहता हूँ, आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें कई सारे बड़े फैसले जो है IRDA के द्वारा लिए गए, जिसमें एक है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ नई इंश्योरेंस कंपनी की। तो क्या हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो भारत के अंदर देखने को मिलेगी? क्यों आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान करने वाले हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, जो हमारा
मेन जो विज़न है कि पूरा हिंदुस्तान में जैसे हमारे सभी नागरिकों को उचित मात्रा में इंश्योरेंस सुलभ हो जाए, आसानी से सुलभ हो जाए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो जाए और उनके द्वार पे उनको अवेलेबल कराया जाए। तो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हमें बहुत सारा कदम उठाना होगा। और जो हमारा प्रक्रिया है, अभी आपने देखा होगा कि रेगुलेटरी इकोसिस्टम को इस प्रकार से उसको तैयार किया जाए जो कि फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव, सपोर्टिव, फैसिलिटेटिव, साथ साथ हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको कैसे एक रोबस्ट व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम हर समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें, साथ साथ ग्रोथ को हम बढ़ावा दें। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को यदि हम करंट जो है 3.2% है उसको डबल करना है तो हमें लगभग जो एस्टिमेटेड है प्रोजेक्शन लेते हुए कि जीडीपी कैसे ग्रो करेगा, वर्ल्ड जीडीपी कैसे ग्रो करेगा, नहीं तो उधर भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो हम अगर वर्ल्ड एवरेज को कैच करना चाहते हैं तो हमें लगभग 3.5 लाख करोड़ की कैपिटल की और ज़रूरत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको कैपिटल ऑगमेंट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और दूसरा जो नए कंपनीज की आने की आवश्यकता है। तो इसमें सर आप कर रहे हैं कि अब पी फर्म भी है वो भी प्रमोटर बन जाएंगे। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है गाइडलाइंस, एसेंशियली वो उसको टारगेट कर रहा है कि कोई नया प्लेयर आए तो उसको कैसे आसानी से वो कैपिटल रेज करे और वो आके अपना यूनिट को स्थापित करे और इंश्योरेंस की सेवा बेचना शुरू करे। तो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाए हैं। उसमें पी फंड्स को लाने के लिए पहले मैंडेटरी था कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ही बना के ला सकते हैं, उसको ऑप्शनल कर दिया गया। जो इन्वेस्टर है वो 50% रखेगा, यदि वो लिस्टिंग करता है या डाइवर्स्ट करता है तो वो 26% में आके रुक सकता है। पी फंड्स जो यूनिट पुराना मतलब स्टेबलाइज हो गया तो उसमें लॉक इन पीरियड को कम, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका उम्र यूनिट का तो लॉक इन पीरियड कम होता जाएगा। तो ये सब उसमें नया चेंजेस लाए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और नए नए कंपनी स्थापित होंगे। आज आपको मुझे बताने में हर्ष है कि 2017 में हमारा लास्ट अप्रूवल हुआ था नया इंश्योरेंस कंपनी का और आज 2022 में हमने पहला शुरुआत की है। शेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से उसकी आज अप्रूवल हुई। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगा और उनका जो मुख्य व्यवसाय शुरू करेंगे वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में। एक और एप्लीकेशन भी मैच्योर हो गया है जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करेंगे, क्रेडिट एक्सेस। वो दिसंबर के 15 तारीख के आसपास उनकी कैपिटल आएगी तो उनको अगले बोर्ड में उनकी स्वीकृति दी जाएगी। 18 और एप्लीकेशंस हमारे पास आ गया है, वो डिफरेंट स्टेज में है। और हम लोगों ने क्या किया है कि इसको बहुत सरल, आसान और एक व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने अपने लिए एक टारगेट बनाया है कि 60 दिन के अंदर हम अप्रूवल प्रदान कर दें। तो अब इन्वेस्टर के ऊपर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां तो वो आसान कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग जरूरत भी है जिस तरह की हमको इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन। सर एक और जो अनाउंसमेंट किया गया है कि टाई अप का ओपन आर्किटेक्चर पहले 3-3-3 था, 3 लाइफ, 3 हेल्थ, 3 जनरल बैंक जो है करार कर सकते, तो अब उसको आपने क्या 27 तक बढ़ा दिया है? इसमें ऐसा किया है कि 3 तक वो सीमित था, तो 3 लाइफ में, 3 नॉन लाइफ में और 3 हेल्थ में वो कर सकते थे। इसमें बढ़ा के 999 का हमने उसमें खोल दिया। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स और या कॉरपोरेट एजेंट्स के बीच का है, वो कितने से वो टाई अप करना चाहते हैं। उसका क्या नतीजा क्या निकलेगा कि कंज्यूमर को एक वाइडर चॉइस मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट चॉइस मिलेगा, फिर कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगा, अच्छे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, अच्छे प्राइस पे बिकेंगे, तो ग्राहक को उसका फ़ायदा मिलेगा। ये उसका उद्देश्य है। और सर और दूसरी बात है उसमें एक जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस लिखते हैं उसमें कॉरपोरेट एजेंट का एक सीमा था 5 करोड़ तक का वो कर सकते हैं। उसको पहले ड्राफ्ट स्टेज में हमने उसको रखा था कि क्या हम उसको खोल सकते हैं, क्या बराबर कर दें सबके लिए। लेकिन जो फीडबैक आया स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से कि जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस है वो उसकी स्पेशलाइजेशन या डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है ब्रोकिंग कम्युनिटी के पास, ब्रोकर्स के पास, तो इसलिए हमने उसको रिटेन कर दिया 5 करोड़ में।
और 5 करोड़ तक का कॉर्पोरेट एजेंट लिख सकता है। उसके ऊपर वाला वो जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे ही बना रहेगा, ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडिएट्स के माध्यम से लिखा सर। और जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर बदलाव किए गए तो हमको और क्या नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? टेक्नोलॉजी आज के दिन में हम लोग सब जानते हैं कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। टेक्नोलॉजी के जरिए आप आज 1 घंटे में लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आपको अच्छा सॉल्यूशन भी देगा, इनोवेटिव सॉल्यूशन। उदाहरण जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया पे एज यू ड्राइव। जी सर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। कंपनियों ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वो इंश्योरटेक का ही एक परिणाम है। तो हमारा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, हमारा अनुभव और जो फीडबैक मिला हमें, तो उसमें ये था कि जो इसकी एप्लीकेशन पहले 2 कोहॉर्ट के रूप में एप्लीकेशन आता था, बंद हो जाता था। अब हमने उसको खोल दिया, उसको एक कंटिन्यूअस बेसिस में आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप आके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सर, तो ये जो डी नोटिफिकेशन ऑफ टैरिफ की बात चल रही है उसी के तरफ में कदम है कि जो आपको प्रोडक्ट लाना है लाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी ओडी तो होगा ही, केवल विंडशील्ड का कवर चाहिए वो भी आप कंपनियां लाए। वो सोल्यूशन जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, वो सोल्यूशन कोई वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसको अप्रूव होगा, एक कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तब उस प्रोडक्ट को वो मुख्य धारा में ला सकता है। अच्छा सर। तो इसमें दूसरा था कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड बोलते हैं कि आप ट्राई करेंगे उसका कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसका विंडो 6 महीना था। आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस का एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल सर। तो 6 महीने में आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे और इंश्योरटेक जगत में जो हमारे नया स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा और उससे इंश्योरेंस कंपनीज़ का फ़ायदा होगा और ग्राहकों को अच्छा प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में मिलने लगेगा। और सर, जो सॉल्वेंसी के जुड़े हुए जो नियम आज ऐलान किए गए, तो माने कि हम रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी का एक प्रारूप है। वो एक अलग प्रक्रिया है कि वर्तमान में फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी से हम रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ें, जो कि उससे क्या होगा, कैपिटल की और ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होगा। तो जहाँ आपको रिस्क उतना नहीं है, आप में उसमें भी वही 150 डालते हैं, 1.5 डालते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ भी 1.5। तो उसको कैसे रैशनलाइज़ किया जाए, उसके लिए अलग काम चल रहा है और तीव्र गति से काम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने जो एक्चुअल कैलकुलेशन करके, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है क्लेम्स का और जो स्टेटिस्टिक्स डेटा बताता है, उससे ये आया कि इसमें कुछ मदों में हम उसको कैपिटल को फ्री कर सकते हैं। तो पहले ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वहाँ पे योजना, उसमें उसको पहले ही कर दिया था, फसल बीमा योजना में भी कर दिया था। अब जो यूनिट लिंक्ड स्कीम है उसमें भी 0.8% से उसको घटा के 0.6% कर दिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो उससे क्या होगा, 1500 करोड़ कैपिटल करीब वो फ्री होगा। तो ये 1500 करोड़ कैपिटल का और वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें इंश्योरेंस में और इजाफा होगा in terms of penetration and selling of more policies। सर, एक और जो इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड था, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की सिंगल लिमिट, लेकिन उसका एक आपने रिवाइज ड्राफ्ट लिया आया और वहाँ पे और सजेशन मांगे जाएंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, पूरा अटेम्प्ट यही है कि इस इकोसिस्टम में हम कैसे चीज़ों को और बेहतर ढंग से उपयोग करें जो रिसोर्सेज का, और उस उद्देश्य में ये था कि हम इसको माइक्रो मैनेजमेंट ना करें कि आपको इतना करना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये इतने में आपको रोक जाना। तो उसमें क्या है, वो मार्केट एफिशिएंसी नहीं आ पा रहा था जो वर्तमान के IRDA के रेगुलेशंस थे। तो उसमें शुरुआत में जब हमने ड्राफ्ट सर्कुलर डाला था रेगुलेशन, तो उसमें हम लोग उसकी टिंकरिंग ही की थी, एक तरीके से ट्वीक किया था। कहीं 40 था तो उसको 30 कर दिया, कहीं 35 था उसको 40 कर दिया, इस प्रकार के चेंजेस। उसमें हमारा जब वो हुआ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, उसमें कई सारे विभिन्न मत आए थे। तो सारा फैक्टर करने के उपरांत ये महसूस हुआ कि उसको हम जितना ओपन कर सकते हैं वो बेटर है, रादर देन अगेन कोई स्टिपुलेशन लगाए, ताकि उसमें कंपनीज को छूट होगा। इसमें एक जो धारणा है, एक आर्गुमेंट है कि जो PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको नुकसान है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर लेवल सबको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा।
अब जब मार्केट में आप प्लेयर हैं, मैं प्लेयर हूँ, वो प्लेयर हैं, तो हमको मार्केट फोर्सेस के मुताबिक चलना पड़ेगा। कस्टमर फाइनल डिसाइड करता है उसको कहाँ खरीदना है, क्या खरीदना है। तो ऐसा माहौल बने कि आप एफिशिएंटली काम करो और आप कॉम्पिटिटिव रहो, ग्राहक को उसका लाभ मिले। लेकिन इस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि सबका फ़ायदा होगा। जहाँ आप इंटरमीडियरीज़ को फ़ायदा होगा, वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है अब आप लोगों ने चेंज सारा फैक्टर करके फाइनली एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया। वो हम ले जा सकते थे, लेकिन मैं समझा और हमारे साथियों के साथ परामर्श किया कि नहीं, इसको हम फिर से एक बार डालें, फिर आए कमेंट्स हमारे पास, उससे सब लोग, सब कॉन्स्टिट्यूएंसी को तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ इसमें हम लोगों को काम करने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने उसको फिर दोबारा पब्लिक डोमेन में डाल दिया कल, और उसमें समय दिया हुआ है 3 हफ्ते का, और उसमें जो सुझाव आएंगे उसको पुनः परीक्षण करेंगे। आवश्यक होगा जो स्टेक होल्डर्स चाहेंगे उनको मौका देंगे कि वो अपने बात भी आके रखें। तो इसको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें दोनों ईओएम का रेगुलेशन है और कमीशन रेगुलेशन भी है। यस सर। और सर, जो बीमा सुगम की बात हो रही है, तो कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन मानते हैं, और आपको लगता है कि आप जो डेडलाइन दे रहे हैं अगले 6-8 महीने में वो तैयार हो जाएगा? क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में पॉलिसी है, उनको ऑनलाइन लिंक करना, सभी कंपनियों को उस पर लाना एक बहुत बड़ा महमूद टास्क है। ये ज़रूर है कि टास्क चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर सब स्टेक होल्डर्स मिल के चलें कि हाँ हमें करना है, तो हम इसको यथाशीघ्र और यथासंभव जितना जल्दी कर सकते हैं उसको करेंगे। और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है वो उसका ये कल्पना करती है कि इसमें हम सबको फ़ायदा पहुंचाएं। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे जो इंटरमीडियरीज़ हैं, एजेंट्स हैं, और जो हमारे कस्टमर हैं। अब ये देखिए उदाहरण, इंश्योरेंस कंपनी तो अपना पैसा डाल के अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है, लेकिन एक इंटरमीडियरी अपना प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, मान लिया आज ग्राहक है, मैं एजेंट हूँ, मैं आपको उस जर्नी कराऊंगा कि भाई अनुराग जी ये आपको क्या किस प्रकार की प्रोडक्ट चाहिए, अब लाइफ कवर चाहिए मुझे और मैं कोई सेविंग्स भी चाहता हूँ, तो मैं आपको एज एन एजेंट ले चलूँगा उस जर्नी में, आपका KYC बना दूँ। एजेंट तो उससे काफ़ी डरे हुए कह रहे हैं कि उसमें एजेंट पोर्टेबिलिटी भी होगी, तो हमारे जो कस्टमर है जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं वो हमसे छिटक जाएंगे। अभी तो उसकी डिटेल्स कुछ आया ही नहीं है, एजेंट पोर्टेबल। आप उसकी आर्किटेक्चर समझिए। अच्छा, पोर्टेबिलिटी की बात तो बाद की बात है, उसकी बात ही नहीं आई है अभी। पोर्टेबिलिटी किस दशा में अगर होगी तो किस दशा में होगी, वो भी जब आप पूरा देखेंगे, जब रेगुलेशन आएगा तब हम उसमें मौका देंगे कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सुझाव आएगा। अभी तो उसकी आर्किटेक्चर समझिए कि कैसे वो मदद करता है। ठीक है। मैं एजेंट हूँ तो मैं एक समय में मैं अनेकों कस्टमर को रीच कर सकता हूँ, और उनका पूरा मैंने कस्टमर जर्नी, आपका KYC हो गया, आपका प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, बेनिफिट इलस्ट्रेट किया, आपने सामान खरीदा, इंश्योरेंस UPI के कनेक्ट होगा तो आपकी पेमेंट हुई, आपकी पॉलिसी उसी फॉर्मेट में आ गया स्क्रीन पे, आप उसको प्रिंटेबल ले लीजिए, आप डाउनलोड करिए, तो कस्टमर भी खुश कि उसने पैसा दिया और उसका पॉलिसी उसके हाथ में आ गया। इंश्योरेंस रिपोजिटरी में उसकी पॉलिसी जाके स्टोर हो जाएगा। एजेंट को उनकी कोड के हिसाब से उनको उनका जो कमीशन है या रेम्युनरेशन है वो मिल जाएगा। वो एक को सेटिस्फाई किया, दूसरे के पास गए, तो ये डिजिटल जो, नहीं तो वो ऑफिस में जाते इंश्योरेंस कंपनी के, उनको 4 दिन लगता वो पॉलिसी मिलने में, फिर ग्राहक के पास जाते, उसको पॉलिसी हैंड ओवर करते, तो उनकी खर्चा भी बढ़ता, उसमें उनका समय भी व्यर्थ होता। तो उस समय में वो अनेकों कस्टमर को जाके एक्वायर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए ये सबसे अच्छा, उसको सर्विस करना है अपने कस्टमर को, वही पोर्टल में गए और सर्विस रिक्वेस्ट डाला, क्लेम हुआ तो क्लेम उसी पोर्टल में, उनको कोई ऑफिस में जाना नहीं है, ना समय बर्बाद करना है। तो ये तो एक विन विन है फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए फ़ायदामंद होगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और बड़ा होने में मदद मिलेगी। जो आपका एग्रेसिव टारगेट है 11 लाख करोड़ तक का, ये तो देश का टारगेट है। ये मेरा नहीं, ये पूरा देश के लिए है। और देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको कैसे हम एक रिस्क मिटिगेशन टूल उपलब्ध कराएं, ये हम सबका उद्देश्य है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता, वो देश के विकास, जो आर्थिक विकास में भी प्रोडक्टिव
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में वो पैसा जो पॉलिसी होल्डर्स का, जो इसको हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो भी लगता है, तो देश का आर्थिक विकास भी होता सर, है। इन्हीं दिनों आपके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जो बातचीत हो रही थी कि पॉलिसी के ऊपर कमीशन कितना दिया जाता है वो मेंशन किया जाएगा, और अभी उसको तो आप हम लोगों ने वापस ले लिया। अभी उस पे तो हम लोगों का कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ये तो आप लोग अपना स्पेकुलेशन है या जो भी है, सो देयरफॉर अभी उस पे कोई विचार ही नहीं है हमारा। और सर, एक जो हेल्थ इंश्योरेंस की एक कमेटी बनाई गई जिसमें पहली बार 5 डॉक्टर उसमें शामिल किए गए, तो उसके पीछे मकसद क्या है? एक स्टैंडर्डाइज हेल्थ प्रोटोकॉल को तैयार करना अभी है कि कैसे हम प्रत्येक परिवार को पहले एक इंश्योरेंस कवर दे दें। जितना हमारे आयुष्मान भारत में कवर्ड हैं वो कवर्ड हैं, जो टॉप है वो कवर्ड हैं, बीच के मिडिल है वो नहीं कवर्ड है। तो उद्देश्य है कि हम उन तक कैसे पहुँचें, उनको कैसे कवर में ले आएँ इंश्योरेंस के। तो ये कमेटी उस पे विचार, हर पहलू पे विचार विमर्श करेगी। तो उसमें डॉक्टर्स भी हैं, जो हॉस्पिटल्स के एसोसिएशन है वो भी उसमें हैं, जो एक्सपर्ट्स वो भी हैं, एकेडमिशियन हैं, हमारे अधिकारी हैं, इंश्योरेंस कंपनी है। तो पूरा एक मल्टी स्टेक होल्डर्स को लेके ये कमेटी बनाई गई है कि हम इसको कैसे आगे इस दिशा में बढ़ सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जो आप एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट ला रहे हैं, तो उसके बाद क्या जो हम देखते हैं कि MISP से जुड़ी हुई जो बार बार आरोप लगते हैं कंपनियों पे कि प्रिस्क्राइब्ड कमीशन से ज़्यादा उनके द्वारा कमीशन वगैरह दिया गया, तो वो एक जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी और कंपनियों के पास पूरा फ्रीडम होगा? देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक अलग रैशनल है कि हम उसको आज भी एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे सेगमेंटल लिमिट्स लगा हुआ है, वो मॉनिटर करना नहीं। लेकिन सर, कंपनी हमेशा ओवर एंड अबव कोई अलग फॉर्म में देती है। अभी हमने देखा कि वो ओवरऑल उनको अभी भी खर्च कर रहे हैं और खर्च आगे भी करेंगे, लेकिन एक लिमिट, अगर ओवरऑल अभी भी लिमिट्स है कि आप इसमें इतना ही कर सकते हैं, सेगमेंटल लिमिट्स जिसको बोलते हैं, तो वो सेगमेंटल लिमिट्स के बजाय एक ओवरऑल कंपनी लेवल में लिमिट हो गया। उसके तहत वो बोर्ड को अधिकार है कि वो तय करेगा कि किस में कितना खर्च करना है। अगर वो ओवरऑल जो सिंगल लिमिट को ब्रीच करते हैं तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। कहीं फॉरबेयर, जो नए कंपनीज़ है उनको कुछ फॉरबेरेंस ग्लाइड पाथ है कि जो ऑलरेडी है, तो ये नहीं कि कल ही वो घटा सकते हैं, धीरे धीरे वो करेंगे, तो उनको एक ग्लाइड पाथ है। जो नए कंपनी आएंगे उनको समय लगेगा उस लेवल को अचीव करने, तो उनको फॉरबेरेंस देने का कुछ समय दिया गया है। तो आप अभी तो वो ड्राफ्ट स्टेज में है, लोग उसमें और कमेंट्स देंगे, कमेंट्स देने के बाद उसको फिर अंतिम निर्णय उस पर लिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच।